Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing your economics ka chapter number 2, that is sectors of Indian economy. So हमने पिछले सेशन में we are done about economics में we had learned about the development chapter. आज के सेशन में हम करने वाले हैं the next chapter, that is sectors of Indian economy. ठीक है? So before starting, make sure that the like button, share with your friends and subscribe to the channel right away. So basically इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इन दिस चैप्टर वी गोना स्टडी अबाउट द हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. कौन से 3 सेक्टर्स है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. क्यों टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ी? ज़्यादातर लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड है, क्यों एम्प्लॉयड है, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, नॉट हम लाइक द गवर्नमेंट. अब व्हाट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. ठीक है, ये सारा आपका चैप्टर का आउटलाइन है. पूरा चैप्टर इजी सा है, तो दैट्स आई एम डूइंग इट इन वन शॉट टुडे. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. इकोनॉमी. पैसे कमाने के लिए एवरीवन आर एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, है ना. अब देखो, वी नो दैट हमारे कंट्री में वी हैव नॉट ओनली आवर कंट्री, हम पूरे दुनिया में वी हैव सो मच वर्क टू डू, है ना. कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, कोई फार्मर है, कोई इंडस्ट्री में काम करता है, कोई बिजनेसमैन है, तो कोई टीचर है. एवरीवन हैज़ डिफरेंट जॉब्स, है ना. बेस्ड ऑन उनको कितना पैसा मिलता है वैसा वैसा उनका जॉब होता है, राइट. सो दैट्स अ क्लियर फंडा कि हर कोई अलग अलग इकोनॉमी देगा, उस हिसाब से हम लोग जॉब लेते हैं. Am I right? Yes. In your home also you may see, आपके फादर या मदर कुछ अलग जॉब्स करते होंगे, आपके अंकल्स कोई अलग जॉब करते होंगे, है ना. सो एवरीवन डू डिफरेंट एक्टिविटीज, करेक्ट. नाउ these make up the 3 sectors of economy: primary, secondary and tertiary. All these 3 are interdependent on each other. प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं. यहाँ पे हम क्या करते हैं? वी एक्सप्लॉइट द नेचर. एक्सप्लॉइट द नेचर मतलब हम लोग नेचर से सारे रॉ मटेरियल्स लेते हैं. जो सारे के सारे रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, दैट इज योर प्राइमरी सेक्टर. एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, है ना, फार्मिंग, ये सब हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर होता है जहाँ पे हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर. मैन्युफैक्चर, अभी हमने कॉटन ले लिया, अब वो कॉटन को डायरेक्ट पहन तो नहीं सकते, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू क्लोथ, है ना. हमने माइनिंग कर करके मेटल तो ले लिया, अब उसकी मेटल की गाड़ी तो हम बना नहीं सकते, तो उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा. दैट हैपन्स इन द सेकेंडरी सेक्टर. अब टर्शरी सेक्टर क्या करते हैं? फिर चीज़ें लेके भी आ गए, बना भी दिया, पर बना के फैक्ट्री वाले पहनेंगे कि लोग को बेचेंगे. सो सर्विस सेक्टर इज द टर्शरी सेक्टर, जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द टर्शरी सेक्टर. वो सर्विसेज देगा और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करेगा. ठीक है, एग्जाम्पल बैंकिंग, टीचिंग, है ना. ऑल ऑफ दीज आर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आती है आपके सर्विस सेक्टर में. ठीक है, ऑल राइट. सो एज आई सेड, प्राइमरी सेक्टर आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइटिंग द नेचर. प्राइमरी सेक्टर जो है वो बेस है. अगर प्राइमरी सेक्टर हमको कुछ सामान ही नहीं देगा, अगर आपके पास कॉटन ही नहीं है तो शर्ट कैसे बनेगी? शर्ट नहीं बनेगी तो कौन बेचेगा क्या, है ना. डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें आती है आपके प्राइमरी सेक्टर में. नेक्स्ट कम्स द सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर टर्न्ड इनटू योर फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, नेचुरल जो रॉ मटेरियल था उसको हमने कन्वर्ट किया टू फिनिश्ड गुड्स, दैट इज योर सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल. मेन क्या होता है? मेन इज मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, नेक्स्ट टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ दी अदर 2 सेक्टर्स, है ना. वो खुद से गुड्स तो प्रोड्यूस कर देते हैं बाकी के 2 सेक्टर, पर उनको बेचने कौन जाता है? टर्शरी. टर्शरी सेक्टर में देयर इज नो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, बट एक प्रोडक्शन प्रोसेस में सपोर्ट है. दैट इज द टर्शरी सेक्टर, ऑल्सो नोन एज द
सर्विस सेक्टर। अब इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। तीन सेक्टर्स हैं, तीनों में वी हैव लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, बट कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है टू आवर इकोनॉमी? सो दैट इज, लेट्स अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन काउंटिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब देखो, नेल कार दोनों मेटल से बनी हुई, करेक्ट? टू गेट around this problem, economists suggest that the values of goods and services should be rather than adding up the actual numbers. मतलब what is this? The values of goods and services should be used rather than adding up the actual number. Let us say एक बहुत ही basic सा example I'm telling you, बिस्किट। मार्केट में जाके बिस्किट लो, कितने का? 10-20, लेट्स से 20 रुपए का मिलता है। अब इस 20 रुपए में क्या क्या होता है? You have wheat, you have sugar, you have your क्या क्या चीज़ें और होती है ना? wheat, sugar, water, oil, salt, पता नहीं क्या क्या सब होता है ना? अब इतनी सारी चीज़ें हम इन सब की वैल्यू गिनेंगे। अच्छा, वीट का 10, शुगर का 1, पानी का 5, ऐसा गिनते तो नहीं बैठेंगे। तो वी टेक दी फाइनल वैल्यू, जो हमको फाइनल वैल्यू होती है। सो वैल्यू इज यूज्ड, नॉट द क्वांटिटी। हर गुड के लिए द प्रोड्यूस एंड सोल्ड गुड नीड्स टू बी, कितने का आपने बेचा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेलिंग माई लैपटॉप फॉर 5, चलो मैंने ही लैपटॉप बनाया, आई हैव मेड द लैपटॉप एंड आई एम सेलिंग फॉर लेट्स से 50,000। अब वो 50,000 गिना जाएगा। लैपटॉप में क्या क्या स्क्रू यूज किए, कौन सा मेटल यूज किया, वो सब नहीं गिना जाता। सो वी कंसिडर ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि यहाँ पे बिस्किट, दिस इज योर फाइनल गुड। अब सीधा मुंह में जाएगा, राइट? सीधा मुंह में डालेंगे बिस्किट को। सो दैट इज द फाइनल सर्विस। फाइनल गुड और सर्विस का ही हम कैलकुलेशन करते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? जो इन बीच बीच में आए, वीट, शुगर, वाटर, ऑयल, है ना, ये सारी चीज़ें इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करती है। ओके, क्लियर? सो हम जब भी हमको काउंट करना होता है कि कितना किसने दिया, सो वी कैलकुलेट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है? क्यों? पर इंटरमीडिएट गुड्स क्या फ्री में आते हैं? नहीं। फाइनल गुड जो बनता है ना, वी हैव ऑलरेडी टेकन द इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू। गुड, लेबर, ट्रांसपोर्ट सबको मिला के ही वो 20 रुपया बने। ठीक है? सो डू नॉट वरी कि हमको अरे हमको सस्ते में मिल रहा है शायद, नहीं। दे हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड एवरीथिंग और फिर ही आपको फाइनल वैल्यू बताते हैं। अब ऐसा नहीं बोलेंगे अच्छा बिस्किट चाहिए, ठीक है, पहले 10 दो वीट का, 1 रुपया दो शुगर का, 5 रुपया दो तेल का, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो सीधा बिस्किट का बोलेंगे ये लो 20, क्योंकि इन सारे इंटरमीडिएट गुड्स का उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है वैल्यू। ठीक है, गुड। विद दिस वी कम टूवर्ड्स द जीडीपी। जीडीपी आपने न्यूज़ में देखा होगा, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, इसमें भी सुना होगा। जीडीपी रेफर्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर provides the total production of the sector for that year। मतलब इजी टर्म ये तो आपको याद करके ही जाना है। सिंपल टर्म्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कितना कितना टोटल इनकम बना रहे हैं। इनकम कैसे? फाइनल गुड्स का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितना कितना पैसा कमा रहे हैं। तो ये जैसे XYZ कमाया उन्होंने, तो ये ऐड करके एक पर्टिकुलर साल में वो आपको उस साल का जीडीपी देते हैं। सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर में क्या क्या प्रोडक्शन हुआ है। नाउ यू विल से कि अच्छा टर्शरी में क्या प्रोड्यूस हुआ? कुछ नहीं प्रोड्यूस हुआ, सर्विस तो प्रोड्यूस हुई ना, करेक्ट? सो तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्शन का टोटल सम निकालेंगे, दैट विल गिव यू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ऑफ द कंट्री। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हम इतनी बड़ी कंट्री है, हमको जीडीपी निकालना बहुत बड़ी वैल्यू होती है वो। अब उसमें हम तेल का, आटा का, पानी का, इन सब का लेते बैठेंगे तो सालों लग जाएंगे, 1 साल के लिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम फाइनल, सीधा फाइनल। बिस्किट कितने दिए? 5 बिस्किट, एक कितने का? 200 का। अच्छा ठीक है, 100 रुपया बन गया, सॉरी 20 का 100 रुपया बन गया। सो दैट्स हाउ यू विल डू इट। एक एक इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऐड करो,
पर सेक्टर का टोटल बनाओ जीडीपी मिल गया, ठीक है। स्टिल आई एम टेलिंग यू दिस वे, बट इतना इजी होता नहीं है वो। ऑलराइट, नाउ एज आई सेड, इतना मैमोथ टास्क, इतना बड़ा टास्क है मेजरिंग ऑफ द जीडीपी, तो कौन करता है ये? हम बैठेंगे घर पे बैठ के करेंगे? नहीं, इट इज़ डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स होती है ना, मनी के लिए होता है ना, सो दिस मिनिस्ट्री हेल्प्स अस विद द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स, इन सबका कलेक्ट करते हैं इन्फो, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स सर्विसेज, और फिर जीडीपी को एस्टिमेशन करवाते हैं। ऐसा अच्छा भाई कितना बेचा तुमने, कितने का, ऐसा कर करके वो हो जाता है। ऑल राइट, बट स्टिल इट्स नॉट ईजी। ऑल राइट, अब हिस्टोरिकल चेंजेस एज पर हिस्ट्री टिल नाउ। प्राइमरी सेक्टर जो था, जैसे फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर, इंडिया की हिस्ट्री रही है कि इंडिया में हर लोग ऑलमोस्ट सभी एग्रीकल्चर ही करते आए बहुत पहले से, और आज भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है ना। सो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आई, जैसे जैसे साल बीतते गए टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और प्रोडक्शन भी बढ़ता गया, और नाउ लोग दूसरी एक्टिविटीज़ भी लेने लगे, बट येट प्राइमरी सेक्टर स्टिल रिमेन्स इन इंडिया। सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास न्यू मैन्युफैक्चरिंग आया, मशीन्स आ गई, क्या क्या नहीं आया, यू हैव AI एंड एवरीथिंग, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, तो नई नई फैक्ट्रीज बन गई, बहुत सारी फैक्ट्रीज बन गई, और सेकेंडरी सेक्टर का डोमिनेंस ज़्यादा, मतलब उसका मतलब बड़प्पन ज़्यादा हो गया कि अरे वाह अब मेरे पास इतना है, कितना प्रोडक्शन करें। टर्शरी सेक्टर जो है इन द पास्ट 100 ईयर्स से, एक सेंचुरी के ऑलमोस्ट यू कैन से, एक फर्दर शिफ्ट हुआ है फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड हो चुके, यूके, लंदन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया है ना, सेकेंडरी से वो मेजर फोकस उनका टर्शरी सेक्टर पे होता है। क्यों? बच्चे पढ़ने के लिए, जैसे मे बी और पेरेंट्स वुड से यू कि 11th-12th कर लो, उसके बाद कनाडा जाना है, लंदन जाके पढ़ना है। क्यों क्यों आप पढ़ने जा रहे हो? आपको पढ़ाएगा कौन? टीचर्स, प्रोफेसर्स, जो टर्शरी सेक्टर करे। लाइक आई एम टीचिंग यू यूट्यूब, दैट इज अ टर्शरी सेक्टर फॉर मी, है ना। आई एम गिविंग यू सर्विसेज, करेक्ट। सो सर्विस सेक्टर हैज, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, है ना, एंड इट इज अ जनरल पैटर्न इन डेवलप्ड कंट्रीज। कनाडा, US, चाइना, इवन लंदन, ये सारी चीज़ें क्या है, टर्शरी सेक्टर में बहुत आगे है, हेंस दे आर नोन एज डेवलप्ड। हमारी कंट्री में भी हम आगे हैं, बट स्टिल प्राइमरी सेक्टर पे बहुत डिपेंडेंस है हमारा, राइट। सो सी रीजंस बिहाइंड द राइजिंग इम्पोर्टेंस, क्या रीज़न है? गिव मी 1 मिनट, सॉरी, हाँ, तो राइजिंग इम्पोर्टेंस, हमारा इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गया? Right, see this. So when you see, analyze this graph. This is a very important graph. आपके एग्जाम्स में आता है। देखो 1973 से 1974 टोटल कितना कम था हमारा जीडीपी। इट वॉज सो लेस इन करोड़, है ना, 1 करोड़ से भी लेस था जीडीपी 1973-74 का, सो लेस। उसमें जूम करो, उसमें जूम करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको प्राइमरी ही दिखेगा। मोस्टली वॉज प्राइमरी, थोड़ा सा सेकेंडरी और टर्शरी भी कम था, पर प्राइमरी ज़्यादा था। अब 2013-14 के बाद अभी तो और बढ़ गया होगा, ये थोड़े पुरानी टेक्स्ट हो के आपके क्या करें, तो आपके पास प्राइमरी इतना सा है, सेकेंडरी ज़्यादा है, और टर्शरी की देख लो, सी हाउ बिग इज टर्शरी, है ना। हमारे टोटल जीडीपी ऑलमोस्ट 6,000 से कुछ, सॉरी 6 करोड़ से थोड़ी कम है। सो यू सी हमारा कितना टर्शरी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, इतने से सीधा इतना बढ़ गया। सेकेंडरी भी डेवलप्ड हुआ है, बट प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंस कम हो गई, लोग अभी ज़्यादातर प्राइमरी में नहीं करते। अब रीज़न इतना टर्शरी सेक्टर क्यों बढ़ गया भाई, बताओ हमको। लेट मी टेल यू हैव टू रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट आपको बाय हार्ट करने एग्जाम में आएगा कि क्यों टर्शरी सेक्टर कितनी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ गई। क्यों? बेसिक सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पोस्ट, कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें कौन देता है? टर्शरी सेक्टर ना। ये सारी चीज़ें बढ़ गई, सो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर रहे हैं वो लोग, है ना। अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसको बेचने के लिए और काम लगेगा, है ना। सो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, टर्शरी सेक्टर बढ़ा। अब लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है। यू सी पहले के लोग जो थे, आज के और ग्रैंड पेरेंट्स,
अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना कि आप लोग कहाँ जाते थे, आप लोग हर दिन बाहर जाते थे, शॉपिंग करते थे, फिर आपके प्राइवेट स्कूल्स थे, आप बाहर जाके हर दिन खाते, नहीं, उनकी इनकम को उतना वैल्यू ही नहीं था। बट राइट नाउ आस्क योर पेरेंट्स नाउ, या यू नो योर सेल्फ, आप लोग कितने टाइम जाते हो बाहर घूमने, यू गो आउट, इंटरनेशनल जाते हो, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते होंगे, गोइंग आउट फॉर ईटिंग, है ना? क्यों? बिकॉज लोगों की इनकम लेवल बढ़ गई है ना? जो पीपल है उनकी इनकम, हम सबकी इनकम्स बढ़ गई, सो हम लोग ये सब अफोर्ड कर पा रहे। सो टर्शरी सेक्टर अगेन, कोई थोड़ी ना था चलो भाई आज खेती करने जाएंगे, नो, सब टर्शरी सेक्टर में ही जाते हैं। नेक्स्ट, न्यू सर्विसेज भी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आईटी, ये सारी चीज़ें आपके टर्शरी सेक्टर में ही आती है, दिस इज टर्शरी सेक्टर, ठीक है? सो प्रोडक्शन ऑफ द सर्विसेज हैज रैपिडली इंक्रीज्ड, तो सर्विस सेक्टर्स का ये रीज़न है। अब देखो, अब आता है एक ट्विस्ट। हमको पता है कि हमारा प्राइमरी सेक्टर पहले बहुत था, टर्शरी भी था बट प्राइमरी था, प्राइमरी कम हुआ और टर्शरी और ज़्यादा बढ़ गया, है ना? करेक्ट। बट एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट तो इफ़ यू सी 1977 से बहुत सारे लोग थे, ऑलमोस्ट 71% ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी, ठीक है? और उनकी इनकम कम थी, बट 2017-18 में बस 44% हो गया, जीडीपी भी कम हुई थोड़ी, बट एम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ। बट लुक अप, इतनी सारी जीडीपी और बस 31% लोग एम्प्लॉयड है, तो जितना जीडीपी बढ़ा है उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी। What can you see from this? Till date also people are mostly employed in primary sector. प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है अभी तक भी, whereas जीडीपी तो बहुत देर है टर्शरी, बट उसकी एम्प्लॉयमेंट देखो कितनी कम है, 31% ओनली, है ना? सो अरे बाप रे, वेट, सॉरी फॉर दैट, 1 सेकेंड, है ना? सो ये अभी एक प्रॉब्लम है, हम क्या करें इसका? सो इट इज़ बिकॉज सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, ठीक है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट गिवन, इतनी जॉब की बन नहीं रहा, एंड इंडस्ट्रियल इनपुट है, न्यू टाइम्स आती है, बट स्टिल सर्विस सेक्टर 14 टाइम्स बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट अराउंड 5 टाइम्स बढ़ी। पीपल इन प्राइमरी सेक्टर वो अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, या डिसगाइज्ड, सॉरी नॉट डिस्टिंग्विश्ड, डिसगाइज्ड, या तो वो अंडर एम्प्लॉयड होते हैं या तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में वो लोग काम करते हैं। एग्रीकल्चर में एक लक्ष्मी की स्टोरी है, इफ़ यू सी इन योर टेक्स्ट बुक, दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट, जहाँ पे अ पर्सन इज विजिबली एम्प्लॉयड बट एक्चुअली अनएम्प्लॉयड है वो। जैसे कि लेट्स से आपका 5 लोगों का काम है, बट आपने 8 लोग रख लिए, तो बाकी के 3 तो वेस्ट है ना। अगर वो चले भी जाएंगे तो भी बहुत अच्छे से काम चलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। सो दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? सो इट इज़ मोस्टली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरे सेक्टर्स में हो सकता है बट मोस्टली इसमें होता है। पेंटर, प्लम्बर, इन सब में ये पूरा दिन बिताते हैं बट इतना सा कमाते हैं, करेक्ट? सो दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब हम कैसे, व्हाट कैन वी डू टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? इरिगेशन फैसिलिटीज़ दो ताकि सब लोग अपना काम कर पाए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क करो, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क करे ताकि लोग उसमें ज्वाइन करें, एम्प्लॉयमेंट मिले। ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज में, है ना? फिर डैम बिल्डिंग में, डैम में कितने सारे लोग लगते हैं, सो मोर एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड, है ना? सो दीज आर फ्यू वेज यू कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, नॉट यू, द गवर्नमेंट कैन। अब चीप और क्रेडिट लोन्स ईजी मिलने चाहिए, ईजी लोन्स कम, उसमें किसमें कम इंटरेस्ट पे, ताकि लोग अपना खुद का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्टअप कर सकें, फूड स्टोरिंग, कोल्ड चेन स्टोरिंग सबको स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर दैट चीप लोन्स आर रिक्वायर्ड, है ना? नेक्स्ट, हमारे इंडिया में वी हैव नीति आयोग, है ना? फॉर 20 लाख जॉब्स क्रिएट हो गई थी एजुकेशन सेक्टर में, एज पर नीति आयोग, है ना? फिर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, इन सब के ऊपर, राइट? टूरिज्म इम्प्रूव हुआ है ना? 35 लाख पीपल एम्प्लॉयड होते हैं टूरिज्म एज वेल। फिर वी हैड वन इन 2005 ये आया था,
मगनरेगा और यू कैन से MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. एज पर दिस पीपल इन अप्रोक्सीमेटली 625 डिस्ट्रिक्ट को 100 डेज ऑफ वर्क मिलेगा. 100 दिनों का काम एम्प्लॉयड रहेंगे वो. अगर इनकेस अगर नहीं दे पाई गवर्नमेंट तो उनको स्पेसिफिक वेजेस या अलाउंसेस मिल जाएंगी. सो दैट वाज दी मगनरेगा, ठीक है, और MG नरेगा. एज पर दिस एज आई सेड गारंटीड 100 डेज ऑफ वर्क है. अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो अलाउंसेस दिए जाएंगे बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, डिवीजन ऑफ सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है. यू सी कांता और कमल, इन दोनों की आप पढ़ना है एक बार एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या डिवीजन है. ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ऑफिसेस, ये सारी चीज़ें होती है ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती है. दे फॉलो स्पेसिफिक थिंग्स, जैसे ग्रेच्युटी मिलती है, फिर मिनिमम वेजेस, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सारे एक्ट होते हैं, है ना. आपके पास फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, है ना. ओवर टाइम पेमेंट मिलती है, पेड हॉलीडेज मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, PF मिलता है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन्स मिलते हैं, है ना, गवर्नमेंट जॉब्स में. दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, सब अच्छे से चल रहा है ऑर्गेनाइज्ड. अनऑर्गेनाइज मतलब जो ऐसे बिखरे पड़े है ना, बिखरे पड़े, कोई जॉब सीखे आज हो कल नहीं हो, है ना. कभी कभी बहुत कम पेमेंट या नो पेमेंट होती है, कोई पेड लीव कुछ नहीं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, और एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर नहीं है. सो दैट इज योर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है. सो सारे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर पे क्यों भागते हैं, बिकॉज उस पर कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा. एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, सारे लोग अच्छे कर पा रहे हैं, बट एम्प्लॉयमेंट कम है बिकॉज वो इतना बढ़ नहीं रहा, जैसे टर्शियरी सेक्टर बढ़ नहीं रहे. दैट्स द रीज़न. रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर लेबरर्स है, क्रॉपर्स, आर्टिसंस. अर्बन एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वर्कर, एजुकेटेड वाले भी होते हैं पर उनके पास जॉब नहीं होती. प्रोटेक्ट कैसे करें, टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स रूरल एरिया के लिए, एग्रीकल्चर इनपुट, चीप क्रेडिट, उनको स्टोरेज के लिए जगह दो. अर्बन एरिया में रॉ मटेरियल की प्रोक्यूरमेंट, गवर्नमेंट प्रोग्राम ये सब लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ बेटरमेंट, है ना. बैकवर्ड क्लासेस इन सबको हमेशा अनऑर्गेनाइज में रखा जाता है, क्यों, बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड. सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है उनको अगर अच्छी जॉब्स करने जाएंगे तो, हेंस इकोनॉमी रुक जाती है, राइट. सो यू सी ऑल ऑफ दिस शोज यू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है. सारी की सारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर दिखाता है आपको, आज जॉब है कल नहीं है ना. सो ओनरशिप के बेसिस पे वी हैव पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक मतलब रेलवेज हो गया, है ना, ये सब जो होता है जो सर्विसेज के लिए, जो गवर्नमेंट देती है हमको, सर्विस के लिए होता है. प्राइवेट जैसे रिलायंस, जियो, है ना, ये सारे बड़े बड़े नाम के, दैट इज प्राइवेट. कुछ जन या कोई इंसान इसको होल्ड करता है, उनका मेन आइडिया होता है प्रॉफिट कमाना, है ना. सो गवर्नमेंट क्यों पैसे देती है पब्लिक के लिए, बिकॉज ताकि पूरी सोसाइटी एक रीजनेबल कॉस्ट पे सर्विसेज ले पाए, है ना. तो वो हैवी स्पेंडिंग करती है, फ्री में समाज सेवा नहीं, वी गिव देम टैक्स, हम टैक्स देते तो उससे वो लोग कर लेते. कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वॉशरूम्स, टॉयलेट्स बनाना, ये सारे गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर है जो हमको बेनिफिट देते हैं, है ना. सो गवर्नमेंट एक इसका पार्ट लेती है. प्राइवेट सेक्टर उनको कोई मतलब नहीं है, सर्विस कुछ नहीं है हमारे लिए. हमको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए है पैसा. प्राइवेट सेक्टर इज ओनली प्रॉफिट ओरिएंटेड, उनको सिर्फ पैसे चाहिए, वो समाज सेवा नहीं कर रहे, सिर्फ प्रॉफिट. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, ये सारी चीज़ें. सो गवर्नमेंट इसका पार्ट बेयर करती है. लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, सब गवर्नमेंट को ही देना चाहिए, ठीक है. ऑल राइट, एंड विद दिस वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ सेशन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपका पूरा चैप्टर
सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऐसे कंप्लीट होता है. सो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर इकोनॉमिक्स इज मनी एंड क्रेडिट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. तो आई विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम लोग और चैप्टर्स अच्छे से और पढ़ेंगे. करेक्ट. सो स्टे ट्यून्ड. दिस इज मी साइनिंग ऑफ.